अस्सलाम वालेकुम। कैट फॉर बिजनेस लो। आज इंशाल्लाह हमारा लेक्चर नंबर 40 होगा जी। आज हम अपना चैप्टर 12 डिस्कस कर रहे हैं पार्टनरशिप एक्ट का। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में हमने भाई अभी तक डिस्कस किया है कि पार्टनर्स होते क्या हैं, उन पार्टनर्स की टाइप्स देखी हैं, पार्टनरशिप की टाइप्स देखी हैं। फिर हमने कहा कि जी आप पार्टनर्स के आपस में जो रिलेशन है, आपस में जो ताल्लुक आता है, राइट्स एंड ड्यूटीज हैं, वो हमने देखना स्टार्ट किए। हमने ड्यूटीज का स्टडी की है। ड्यूटीज दो तरह की हैं, एक एब्सोल्यूट ड्यूटीज और एक है क्वालिफाइड ड्यूटीज। एब्सोल्यूट ड्यूटीज या जिनको जनरल ड्यूटीज भी कहा जाता है, ये ऐसी ड्यूटीज हैं, 9 है, 9 है, ठीक है। ऐसी ड्यूटीज हैं जो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू चेंज नहीं की जा सकती। ये 9 ड्यूटीज लाजमी तौर पे हर बंदे की ड्यूटी है। हर पार्टनर ने ये ड्यूटीज अपनी जो है वो परफॉर्म करनी है। ये बेसिक सी चीजें जो 9 थी वो हमने कहा जनरल ड्यूटीज एब्सोल्यूट ड्यूटीज में आती हैं। देन हमने कुछ 7 ड्यूटीज तकरीबन हमने देखी हैं जो कि क्वालिफाइड ड्यूटीज हैं। क्वालिफाइड से मुराद है कि ऐसी ड्यूटीज हैं जो कि पार्टनर्स आपस में एग्री करके चेंज भी कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि ये ड्यूटीज को हर सूरत फॉलो किया जाए। एब्सोल्यूट वाली को हर सूरत आपने फॉलो करना होता है। क्वालिफाइड वाली को आप चेंज भी कर सकते हैं विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, ठीक है जी। ये हमने कल चीजें कुछ देखी। आज हम पढ़ने लगे हैं म्यूचुअल राइट्स। उनके राइट्स क्या है। देखिए कल भी हमने बात की थी कि जनरली तो एक बंदे की ड्यूटी दूसरे बंदे का राइट होता है, लेकिन उन ड्यूटीज के अलावा वो सिर्फ हमने ड्यूटीज के एंगल से चीज देखी थी, यानी आपका फर्ज है, मतलब है कि उस एंगल से हम पढ़ रहे थे कि हर पार्टनर की ड्यूटी है। आज हम थोड़ा देखते हैं जी हर पार्टनर का राइट भी है कुछ चीजों के ऊपर, उनके अलावा भी। तो इन चीजों को हम डिस्कस कर लेते हैं जी आगे जरा। इसका भी पहले आपको मैं एक लिस्ट बना देता हूँ। वो लिस्ट आप लोगों ने बना लेनी है, ठीक है, क्योंकि अगेन बात हुई है कि इधर थोड़ा सा चीजें ऊपर नीचे करके लिखी होती हैं, तो आप लोगों के लिए बेहतर हो जाएगा अगर आप एक ही जगह पर सारी मेंशन कर लें तो, ठीक है। अच्छा जी, क्या है ये हमारा म्यूचुअल राइट्स ऑफ पार्टनर्स। ओके भाई, ये हमारा है टॉपिक। अच्छा, इसमें अब हमारे पास 11 किस्म के 11 टाइप्स के जो है ना राइट्स आते हैं, वो हम वन बाय वन देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो राइट टू टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस, राइट, ये लिख लेते हैं आप लोगों सारे, राइट टू टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस में हिस्सा लेने का हक है जी हर बंदे के पास। वो खुद नहीं लेना चाहता वो अलग बात है, लेकिन हर बंदा एक्टिव पार्टनर बन सकता है, एक्चुअल पार्टनर बन सकता है। राइट टू बी कंसल्टेड, फिर आता है राइट टू बी कंसल्टेड। हर पार्टनर का हक बनता है कि उसको कंसल्ट किया जाए किसी भी मामले में। इसके आगे मैं ब्रैकेट में लिखना रूटीन मैटर्स। रूटीन के मैटर, रूटीन क्या होती है कि डेली सेल परचेज करनी है, कोई छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट करना है, किसी को हायर फायर करना है, ये वो रूटीन के मैटर्स होते हैं। अच्छा, फिर आ जाता है आपका राइट इन केस ऑफ वेरिएशन इन पार्टनरशिप। वेरिएशन इन पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में अगर वेरिएशन लेके आनी है, कोई वेरिएशन से मुराद होता है कि कोई आपने कोई पार्टनर ऐड करना है, कोई पार्टनर निकालना है, या आपने कोई जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपने चेंज करनी है। इस तरह की जो बड़ी बड़ी चीजें होती हैं वो ये आती हैं। ये रूटीन मैटर्स हैं, ये ज्यादा मेजर बड़े लेवल की चीजें हैं। अच्छा, देन हमारा आ गया भाई राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट। राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है भाई। अच्छा, देन हमारे पास आ गया अपना राइट टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। राइट टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। अच्छा, ये हम अभी जो सिर्फ हेडिंग्स देख रहे हैं, तो इसको आपने मतलब प्रीमा फेशियल जहाँ से ये लग रहा है ना कि हर पार्टनर
ने प्रॉफिट इक्वली शेयर करने हैं, लेकिन आपको पता लॉजिकली तो ना भाई ऐसे होता है, जिसने ज्यादा इन्वेस्ट किया वो ज्यादा करेगा। यहाँ पे बेसिकली कहने का मकसद है कि अगर सबने एक जैसा इन्वेस्ट किया हुआ है और कुछ एग्री भी नहीं हुआ कि किसने कितना शेयर करना, तो फिर हर पार्टनर का इक्वल प्रॉफिट होगा। बात आ रही समझिए, हम खैर आगे ऐसे ऐसे देखते हैं। अच्छा, देन हमारा आ गया कि राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक बात थोड़ी न्यू होगी आप लोगों की, इसके साथ ब्रैकेट में लिख लें ओनली इफ म्यूचुअली एग्रीड, सिर्फ तब अगर सबने एग्री किया हुआ है, अदरवाइज नहीं। ओके, अच्छा जी, देन आगे जी नेक्स्ट हमारा क्या, राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन एडवांस, राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन एडवांस। ठीक है भाई। अच्छा, इसके साथ ओनली फेड लिखा हमने, एडवांस या इसको आप लोन भी लिख सकते हो। अच्छा, देन आगे राइट टू बी इंडेमनिफाइड, टू बी इंडेमनिफाइड या कंपनसेटेड मतलब कि ओके जी। इतना वैसे मैंने कभी जिंदगी में नहीं लिखा होगा जितना आप लोगों की क्लास में लिखना पड़ता है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ ऑनलाइन। अच्छा, अभी फिर आ गया राइट टू रिटायर। हर पार्टनर का राइट है रिटायर होने का, वो छोड़ के जा सकता है अनलेस पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पता है ना पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या थी, जहां पे आप किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए पार्टनर बनते हैं या किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए बनते हैं, फिर आप वो टाइम में प्रोजेक्ट खत्म होने से पहले नहीं छोड़ सकते। जबकि पार्टनरशिप एट विल में जब आपका दिल करता है आप सिर्फ नोटिस देना सिंपली और आप छोड़ के जा सकते हैं। ठीक है, राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर्स भी होते हैं कुछ, वो देखते हैं क्या राइट है। राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, आउटगोइंग का मतलब क्या है, जाने वाला पार्टनर जो है। राइट ऑफ पार्टनर आफ्टर चेंज इन फर्म। अच्छा, फिर एक राइट होता है राइट ऑफ पार्टनर आफ्टर चेंज इन फर्म। फर्म में चेंज, तीन तरह की चेंज की बात करता है, इस तरह लिखने आप। एक आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज है, कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। एक है जी आफ्टर फिक्स टाइम, टाइम आपका जो फिक्स था वो खत्म हो गया है, अब आप उसको कैरी करना चाह रहे हो। या एडिंग न्यू वेंचर, या आप जो है कोई नया वेंचर ऐड करना चाह रहे हो। ठीक है जी, ये वैसे तीन तरह की अगर चेंज है। चले जरा होशो हवास खोने नहीं चाहिए, ठीक है, वैसे तो खोने लगे हैं लेकिन नहीं खोने चाहिए। बड़े गौर से हम लोग के साथ खाना भाई 11 किस्म की हैं, मैं जरा दोबारा एक बार रीड कर देता हूँ ताकि आप लोग इसको लिख सकें सही तरह। फर्स्ट वन इज राइट टू टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस, फिर आगे राइट टू बी कंसल्टेड रूटीन मैटर्स पे, राइट इन केस ऑफ वेरिएशन इन पार्टनरशिप, राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स, राइट टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ब्रैकेट में क्या है only if mutually agreed, right to receive interest on advance or loan, advance से loan एक चीज है, right to be indemnified or compensated, right to retire bracket में unless particular partnership, right of outgoing partner और right of partner after change in firm। और change से मुराद तीन तरह की चीजें हैं, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज आई है, कॉन्स्टिट्यूशनल आगे देख लेंगे, उससे मुराद होता है कि उसकी बुनियादी जो मतलब बनाने में जो चीजें अहम थी, जैसे कि पार्टनर्स अहम थे उनको ऐड या निकाला जा रहा है, ठीक है, या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वगैरह उस तरह से। आफ्टर फिक्स टर्म फिक्स थी वो खत्म हो गई, अब फर्म अभी भी चल रही है, या कोई वेंचर आपने नया ऐड कर लिया है, कोई बिजनेस नया ऐड कर लिया है, तो ये चीजें। ओके भैया, ये सर आपका पॉइंट्स है। आगे बढ़ा बड़ी आज वाली चीज ना अहम है, इसमें से पेपर में बहुत आता है, बहुत आता है।
अच्छा जी, हम आ जाए जरा इधर आगे, राइट्स एंड ड्यूटीज बाय कॉन्ट्रैक्ट जो लिखा हुआ है उसके सामने हमने क्वालिफाइड ड्यूटीज एंड राइट्स लिखा। पहला पॉइंट आ गया जी, वेरिएशन इन पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, अब इसके साथ आपने राइट लिख लेना है, मैंने आपको लिखवाया होगा कुछ एडीज की, मैंने कहा था गौर से सुननी है बातें, वो लिखना लाजमी है आपने, ठीक है। और आपने इधर से कॉन्सेप्ट लेने हैं, लेक्चर से कॉन्सेप्ट लेने हैं, लेकिन इनको जो याद करना है बुलेट्स को, वो आपने इस तरह करना है। अदरवाइज बुक से पढ़ के करेंगे ना, बुक में आगे पीछे थोड़ी सी चीजें लिखी हुई है इस चैप्टर के हवाले से, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए बेहतर है कि आप लोग उधर से तैयार कर लें, इसको कॉन्सेप्ट ले लें, लेकिन आपने ये लिस्टें इस तरह याद करनी है। 9 पॉइंट्स एब्सोल्यूट ड्यूटीज के, 7 पॉइंट्स क्वालिफाइड ड्यूटीज के एंड 11 पॉइंट्स म्यूचुअल राइट्स के। ओके भाई, अच्छा जी। अब आगे जरा पहला पॉइंट है वेरिएशन इन पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ राइट लिख लें। ये राइट है जी हर पार्टनर का। द पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट मे बी वेरिड बाय कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, बाय कंसेंट ऑफ all partners, and such consent may be expressed or may be implied by a course of dealings। ठीक है जी। वो कहता है कि अगर आपने पार्टनरशिप के अंदर वेरिएशन लेकर आनी है, देखो ये वाले पॉइंट की बात कर रहा है, वेरिएशन लेके आनी है। अच्छा, वेरिएशन आपकी 3 तरह की हो सकती है। कितनी तरह की भाई हो सकती है वेरिएशन? 3 तरह की हो सकती है। आप ये कह रहे हैं कि नेचर ऑफ बिजनेस अगर आप चेंज किया, मिसाल दे रहा हूं, या आमतौर पे 3 तरह की एग्जाम्पल आती है पेपर में। नेचर ऑफ बिजनेस चेंज हो रहा है, मिसाल तौर पे आप सीमेंट का काम कर रहे थे, आपने कहा टेक्सटाइल का काम करना है भाई, नेचर ही आपने चेंज कर दी। या लेट्स से आप टेक्सटाइल के अंदर काम कर रहे थे स्टिचिंग का सिर्फ, ठीक है, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि हमने जो है कपड़ा भी सेल करना है, हमें फैब्रिक भी सेल करना है, जो कि उससे पीछे एक स्टेप था। ऐसी है ना, आप वर्टिकली बैकवर्ड इंटीग्रेशन में चले गए। वर्ड्स मैं यूज कर रहा हूं, होपफुली आप लोगों को पता होगा, I2P में हम लोगों ने पढ़े होंगे, ठीक है, कि आप एक स्टेप पीछे सप्लाई चेन में चले गए कि भाई हम फैब्रिक भी सेल करेंगे, उस फैब्रिक सेल करने के बाद स्टिचिंग आएगा ना, ठीक है। तो अब नेचर ऑफ बिजनेस आपका चेंज हुआ है, पहले आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, अब आप सिंपल ट्रेडिंग भी कर रहे हैं। बात आ रही है समझ? तो ये चीजें अगर नेचर ऑफ बिजनेस चेंज हो रहा है किसी भी तरह से, दैट इज कॉल्ड वेरिएशन इन पार्टनरशिप, मतलब बड़े लेवल की चेंज है। ओके, अच्छा, फिर आपका आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज। कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज से मुराद है भाई आपका जो है, अगर पार्टनर्स आपके जो पहले थे वो नहीं है, ऐड कर दिए हैं, पार्टनर्स लेस कर दिए हैं, ठीक है, पार्टनरशिप पर्टिकुलर पार्टनरशिप थी उसको एट विल कर दिया है, ठीक है, एट विल वाली को पर्टिकुलर बना लिया, इस तरह की चीजें। अच्छा, देन आपका इसमें कर लेंगे प्रॉफिट लॉस रेशो। इसमें अगर कोई वेरिएशन आती है तो इसको भी वेरिएशन इन पार्टनरशिप, मतलब बड़े लेवल की चीजें सारी, सही है भाई। प्रॉफिट लॉस रेशो पहले कुछ और थी, अब आप लोगों ने म्यूचुअली एग्री करके कर लिया। अच्छा, ये जरा बात याद रखें कि अगर वेरिएशन पार्टनरशिप है, मतलब है कि ये 3 चीजें हैं बड़े लेवल की, तो भाई ऑल पार्टनर्स की कॉन्सेंट चाहिए। ऑल पार्टनर्स मस्ट एग्री, हर पार्टनर एग्री करना चाहिए। मेजोरिटी की बात नहीं कर रहा, वो कहते हैं तमाम के तमाम पार्टनर, 12 पार्टनर, 12 के 12 बंदे एग्री होंगे तभी आगे चीजें चेंज हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। 11 हो गए, एक नहीं हुआ, नहीं हो सकती। गल कर रहे हो, फॉलो है नहीं, ठीक है। किसी को निकालना है पार्टनरशिप से, तो जिसने निकलना जा रहा वो तो नहीं निकलना जा रहा होगा, लेकिन उसके अलावा सारे लोग एग्री करेंगे फिर निकाला जा सकता है, अदरवाइज नहीं निकाला जा सकता। किसी को ऐड करना है पार्टनरशिप के अंदर, सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स एग्री करेंगे फिर ऐड होगा, वरना नहीं होगा, क्योंकि ये बड़ी चेंजेस हैं। कॉन्स्टिट्यूशन चेंज थी, पीएल रेशो भी इस तरह, नेचर ऑफ बिजनेस भी इस तरह। ये बात बड़े गौर से समझनी है, क्योंकि इधर रूटीन मैटर में फर्क है इस चीज में। तो इधर भाई क्या है, वेरिएशन इन पार्टनरशिप, अगर बड़े लेवल की कोई वेरिएशन है, बड़े लेवल की चेंज है सर, तो ऑल पार्टनर्स मस्ट एग्री। इसलिए इसमें लिखा है जी द पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट मे बी वेरिड बाय कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, को अंडरलाइन कर लें, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, ठीक है। एग्जांपल देखें, बदर, नजर एंड जफर agreed to form a partnership. The partnership deed inter area provided that all the 3 shall share the profits equally. उसने कहा कि भाई सारे equally profit share करेंगे, okay. Afterwards they carried on the partnership business for many years, Badr receiving 1/2 of the net profits and the other half being equally divided between नजर and जफर। अच्छा देखें, जब उन्होंने पार्टनरशिप की थी, उन्होंने क्या कहा था कि इक्वली शेयर करेंगे। इक्वल का मतलब क्या है,
3 बंदे हैं तो 33.33% तकरीबन, सही है, ऐसे ही होना चाहिए था। लेकिन वो कहता है कि भाई बाद में बदर 1/2 लेता रहा है, मतलब 50% लेता रहा है बदर। गल आ रही है समझ नहीं, ये बड़े गौर से समझने वाली बात है, क्योंकि ऊपर उसने कहा है कि भाई ये जो चेंज है ना, ये ओरली भी आप लेकर, एक्सप्रेस भी लेकर आ सकते हैं, इवन इम्प्लाइड भी हो सकती है चेंज। आपको पता है ना कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चेंज आ सकती है, इम्प्लाइडली भी आ सकती है। इम्प्लाइडली क्या है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, मतलब है कि कंडक्ट ऑफ नेचर आपका, आप जिस तरह से काम कर रहे हैं वो उससे शो हो रहा है कि आपको कोई मसला नहीं है, आप एग्री कर चुके हैं चेंज को, तो वो इम्प्लाइड भी आपको हो सकती है। अच्छा, आप जरा गौर से समझे, उसने कहा बदर साहब हाफ लेने लग गए हैं एंड द अदर हाफ बीइंग इक्वली डिवाइडेड बिटवीन नजर एंड जफर, बाकी के जो 50% वो 25-25 होने लगे, जबकि एग्री क्या किया होगा 33% ईच आएगा। टू विच नजर एंड जफर नेवर ऑब्जेक्टेड, जिसको इन दोनों ने कभी ऑब्जेक्ट ही नहीं किया, कोई मसला नहीं किया इन्होंने कभी भी। बात जरा फॉलो कर रहे हैं, जब पार्टनरशिप हुई थी तो इन्होंने एग्री किया कि भाई हम इक्वली शेयर करेंगे, मतलब 33.33% ईच करेंगे। लेकिन बाद में प्रैक्टिकली क्या होने लग गया कि एक बंदा 50% लेने लग गया, बाकी जो दो थे वो जो 50% बचा वो आपस में 25-25 ईच करने लगे, लेकिन दोनों ने कभी कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया। ओके सर। लेटर बाद में द पार्टनरशिप डेवलप सम डिफरेंस, बाद लड़ाइयां होगी भाई, एंड एज सच नजर एंड जफर फाइल अ सूट फॉर देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द पास्ट ईयर्स ऑन द बेसिस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। उन्होंने भाई केस कर दिया उस बंदे पे कि भाई पार्टनरशिप डीड के अंदर हमने लिखा हुआ है इक्वली शेयर करना, ये तो 50% करता रहा है, तो अदालत अब फैसला करे। तो भाई अदालत ने वहां पे फैसला ये किया कि भाईजान बेशक आप लोगों ने एग्री किया था 33.3% ईच, लेकिन जब वो बंदा 50% ले रहा था और आपने ऑब्जेक्शन भी रेज नहीं किया, तो मैं क्यों ना ये समझ लूं कि आपने इम्प्लाइडली इस चेंज को एक्सेप्ट कर लिया हुआ है। गल आ रही है समझ नहीं, या तो होता ना एक बंदे ने भी ऑब्जेक्शन रेज किया होता तो फिर मसला आएगा था, क्योंकि हमने कहा कि ऑल पार्टनर्स मस्ट एग्री। लेकिन भाई आपने क्या किया है, वो 50% लेता रहा है, आप 25 ईच लेते रहे, आप में से किसी ने ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया, उसने भी नहीं किया, जाहिर है वो भी एग्री, आप भी एग्री। तो ये जो चेंज आई है ना, ये वैलिड चेंज आई थी, हाँ ये एक्सप्रेस नहीं थी, it was an implied change, it was an implied variation in the partnership, but as per the Partnership Act 1932 this variation is valid variation। सही है, तो इसमें कोई मसला नहीं है। वो गल ये समझ, एग्जांपल उसने आपको जो दे दी वो इम्प्लाइड वाइज दे दी है, बाकी तो सिंपल एग्जांपल है, अगर एक्सप्रेस होती तो सर बिल्कुल ही कोई मसला नहीं होना था। इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन आ सकती थी, और ये वाला कॉन्सेप्ट उसने लेटेस्ट पेपर के अंदर पूछा भी हुआ है, उसने एग्जैक्ट ये वाली एग्जांपल पूछी हुई है नाम शाम चेंज करके, ठीक है। तो भाई ये बड़ा जरूरी है कि आप लोग कॉन्सेप्चुअल चीजों को समझ के चलें। देखिए इम्प्लाइड चेंज उसने जब ऊपर स्पेसिफिकली बता दिया है कि जो वेरिएशन है ये जरूरी नहीं है, और ये हमें वैसे ही पता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हमने पढ़ा तो हुआ है कि भाई इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी उतना ही वैलिड है जितना कि एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ 3-4 हैं बस जिनको रिटर्न होना लाजमी है, उसके अलावा हर कॉन्ट्रैक्ट चाहे वो ओरल हो, चाहे वो रिटर्न हो, चाहे वो इम्प्लाइड हो, दे ऑल आर इक्वली वैलिड। आइए गल समझ। चलो जी, अब नेक्स्ट पॉइंट है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। तो भाई इसमें हमें पता है कि उन्होंने एक मेंशन कर दिया हुआ है कि भाई ये एक्सेप्शन है, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड नहीं अलाउड, लेकिन हमने पढ़ा हुआ है कि भाई पार्टनरशिप के केस में आप अपने पार्टनर्स को रोक सकते हो, ठीक है जी, आप अपने पार्टनर्स को रोक सकते हो कोई और बिजनेस करने से, ठीक है। तो उसने कहा कि द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 declares agreements in the state of trade to be void, however the partnership act 1932 creates an exception। वो कहता है कि मैं एक्सेप्शन क्रिएट करने लगा हूं, मतलब है कि ये void नहीं होगा। क्या partnership contracts may provide that a partner shall not carry on any business other than that of firm while he is a partner। भाई वो इस फर्म के अलावा किसी और जगह पे काम नहीं करेगा, अगर ये पार्टनर सारे के सारे एग्री कर जाए इस बात को, तो ये एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड नहीं कहलाएगा, दिस इज एन एक्सेप्शन टू दैट एग्रीमेंट। ये गल समझ, हमने उधर ही पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड और वॉइड, लेकिन 3 एग्जांपल्स हमने डिस्कस की थी। एक हमने की थी सेल ऑफ गुडविल, अगर आप गुडविल सेल कर दे, अपना बिजनेस सेल कर दे किसी भी बंदे को, ठीक है, तो आपने जाहिर है जब बिजनेस सेल कर दिया तो फिर आप भाई एक सर्टेन टाइम पीरियड, एक सर्टेन लोकेलिटी के अंदर दोबारा काम नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब है कि अगर वो आपको रोक दे तो वो वैलिड है, उसमें कोई मसला नहीं है, आपको रोका जा सकता है। इस तरह आपके एम्प्लॉइज हैं, आप उनको भी रोक सकते हैं फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड, कोई मसला नहीं। इस तरह आपके पार्टनर्स हैं, आप उनको भी रोक सकते हो। ये 3 एक्सेप्शंस थी,
मतलब है कि ऐसी चीजें जिनको इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड नहीं कहा जाता क्योंकि ये जरूरी होती हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब आ गया जी पॉइंट पहला, ये इसके साथ राइट लिख लें, राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। सही है, हर पार्टनर का हक बनता है कि वो कंडक्ट ऑफ बिजनेस का पार्ट बन सकता है। हर पार्टनर के पास राइट है नेचुरली कि वो बंदा चाहे तो जा सकता है बिजनेस के, भाई मैंने एक्टिवली काम करना है, मैंने कंडक्ट में हिस्सा लेना है, मैंने साइलेंट नहीं रहना, उसका हक बनता है। हाँ, वो अगर साइलेंट रहना चाहता है वो उसकी अपनी चॉइस है, बात आई समझ। अगर वो एक्टिव नहीं होना चाहता ये उसकी अपनी चॉइस है, अदरवाइज अगर वो कहे कि मैंने होना है तो बाकी रोक नहीं सकते उसको, ये बात जरा समझ लीजिए, हक है उसका। ठीक है, ये एग्जांपल सिंपल देख लीजिए। देन आगे जी नेक्स्ट तो क्वालिफाइड ड्यूटी है, फिर आगे आगे डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग इसके साथ राइट लिख लें, आगे लिखा राइट टू बी कंसल्टेड, और इसके साथ आगे लिख लें रूटीन मैटर्स। ये वाला पॉइंट है दूसरा, रूटीन मैटर्स की बात कर रहे हैं। वो भाई कह रहा है एवरी पार्टनर हैज द राइट टू बी कंसल्टेड बिफोर एनी मैटर इज डिसाइडेड। हर पार्टनर का राइट है कि उससे कंसल्ट किया जाए। एनी डिफरेंसेस अराइजिंग एज टू ऑर्डिनरी मैटर्स कनेक्टेड विद द बिजनेस मे बी डिसाइडेड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स इन गुड फेथ, बट नो चेंज मे बी मेड इन द नेचर ऑफ द बिजनेस। वेरिएशन नहीं की जा सकती विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। ये बात समझ लें। उसने कहा कि भाई जान दूसरा जो पॉइंट है ना, आपने देखो हर पार्टनर का हक बनता है उससे आप कंसल्ट करें, उससे मशवरा करें, लेकिन जो रूटीन मैटर्स हैं, डेली के मैटर्स हैं, वो आप मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स की मर्जी के साथ उसको फाइनलाइज कर सकते हो। ठीक है, इसको लिख सकते हैं डिसीजन विद मेजॉरिटी। मेजॉरिटी मतलब सिंपल मेजॉरिटी है, 5 पार्टनर तो 3 बंदे एग्री कर चुके हैं। ये पेपर में अक्सर आता है क्वेश्चन, वहां पे फिर आपने सोचना होता है भाई क्या ये नेचर ऑफ बिजनेस चेंज हो रही है, वेरिएशन इन बिजनेस है, मतलब ये 3 मैटर्स हैं, अगर इन 3 मैटर्स में भाई तमाम पार्टनर्स एग्री होना लाजमी है। अगर ये मैटर्स नहीं है, डेली के कोई रूटीन मैटर्स है, तो मेजॉरिटी पार्टनर्स का एग्री होना जरूरी है बस। ठीक है जी, तो ये उसने मेंशन कर दिया। एग्जांपल देखें, आजम, बाबर, यासीन, जाहिद 4 पार्टनर आर एक्टिव पार्टनर इन पार्टनरशिप। आजम वांट्स टू ओपन अ बैंक अकाउंट इन एबीसी बैंक फॉर पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक है जी, भाई आजम ने कहा बैंक अकाउंट खोलना है। हाउएवर जाहिद इज ऑफ द ओपिनियन दैट दे शुड हैव एन अकाउंट इन एक्सवाईजी बैंक। जाहिद कह रहा है कि भाई एक्सवाईजी बैंक के अंदर हमारा अकाउंट होना चाहिए। अब देखें, बैंक अकाउंट खोलना है भाई, कौन सा, तो मतलब कितनी बड़ी चीज है। ठीक है, बैंक अकाउंट आप मुस्लिम कमर्शियल बैंक में खोल लो, आप एचबीएल में खोल लो, इट डजंट मैटर। ठीक है, मतलब इतनी बड़ी कोई चीज नहीं है ना, रूटीन का मैटर है भाई। तो इसमें क्या है, सिंपली बात क्या तमाम पार्टनर्स एग्री करने पे होगी? नहीं सर, मेजोरिटी के ऊपर होगा। तो 4 बंदे हैं, अगर 3 बंदे जिस साइड में निकल गए वो मान ली जाएगी। ओके नहीं, तो उसने कहा द मैटर मस्ट बी डिसाइडेड बाय द डिसीजन ऑफ मेजॉरिटी। नेक्स्ट देखिए, आजम, बाबर, यासीन, जाहिद आर एक्टिव पार्टनरशिप। बाबर, यासीन, जाहिद वांट टू चेंज द नेचर ऑफ बिजनेस। भाई वो नेचर चेंज करना चाह रहे हैं, तो भाई तमाम पार्टनर्स एग्री होंगे। अगर एक बंदा बीच में कोई रखना डाल रहा है और मसाइल पैदा कर रहा है, तो फिर आप नहीं कर सकते। Unless all the partners agree, nature of business cannot be changed. आगे ये बात समझ, अगर ये 3 चेंजेस हो, नेचर ऑफ बिजनेस हो, कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टनर को ऐड करना निकालना वगैरह हो, या प्रॉफिट लॉस रेशियो हो, तो भाई ये बड़ा मैटर है, इस पे तमाम पार्टनर्स का एग्री होना लाजमी है। अदर देन दैट, इफ द मैटर इज अ रूटीन मैटर, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू बी कंसल्टेड, बट द डिसीजन मस्ट बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी। ओके, नेक्स्ट आ रहे हैं, राइट टू हैव एक्सेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सही है जी, ये वाला पॉइंट, ये आप इसके साथ भी राइट लिखें। अच्छा, बुक्स इसने लिखा हुआ राइट टू हैव एक्सेस टू द बुक्स। बुक्स के साथ ना ब्रैकेट में लिख रहे हैं जर्नल, लेजर्स, वाउचर्स। ठीक है, बाद में मैं समझाता हूँ आपको। जर्नल्स, लेजर्स या वाउचर्स वगैरह जो होते हैं, स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। देखिए, एक चीज होती है अकाउंट्स, अकाउंट्स या जिसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, वो तो आप लोगों ने अकाउंटिंग में पढ़ा ही होगा ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपकी 5 हैं। कौन सी? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एंड नोट्स, जो डिस्क्लोजर्स होते हैं वो। ठीक है, 5 है आपके। अच्छा, उनको बोला जाता है अकाउंट्स। अब यहां पे बात हो रही है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की।
बुक्स की, कि भाई अकाउंट्स जिस चीज से बने हैं उसकी बेस पे क्या है, वो क्या बेस है। देखो अकाउंट्स किस बेस पे बने, ट्रायल बैलेंस की बेस पे। ट्रायल बैलेंस के पीछे क्या होते हैं, लेजर होते हैं। लेजर के पीछे क्या होता है, जर्नल एंट्रीज होती हैं। याद है ना, वो एक साइकिल होता है, ठीक है। जर्नल एंट्री होती है, फिर लेजर आता है, फिर लेजर की बेस पे ट्रायल बैलेंस बनता है, देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है। अच्छा, अब वो जो जर्नल एंट्री है उसकी बैक पर भी भाई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है ना। मिसाल तौर पर कोई एक्सपेंस रिकॉर्ड किया तो एक्सपेंस की कोई पर्ची शर्ची तो होगी ना, कौन सा एक्सपेंस हुआ, कोई इनवॉइस तो होगी, कोई परचेज इनवॉइस होगी। इस तरह सेल्स किया तो सेल्स इनवॉइस होगी, आपने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है उसके खर्चे का सारी डिटेल होगी, बैंक से पैसे गए फलां फलां। तो भाई ये जो डिटेल्स हैं, जो अकाउंट्स के अंदर चीजें आ रही है, उसकी सपोर्टिंग, उसका ऑडिट करने के लिए, उसको देखने के लिए, उसको वेरीफाई करने के लिए जो चीजें हैं, दे आर कॉल्ड द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। के अकाउंट्स की बुक्स ये हैं। वो आइएगा समझ नहीं, ठीक है। अच्छा, अब उसने यहाँ पे क्या कहा कि हर पार्टनर का हक है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स तक एक्सेस रख सकता है, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भी देख सकता है, ना सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। वो तो ऊपर फेस पे आ रही ना, अगर उसका है कि यार ये फलां खर्चा हुआ, इसकी डिटेल तो मुझे ला के दो, ठीक है, तो वो देख सकता है इस चीज को। ओके, ये उसका राइट बनता है। और बाकी पार्टनर्स की आपको पता ड्यूटी भी थी, राइट टू प्रोवाइड फुल इंफॉर्मेशन, राइट टू रेंडर अकाउंट्स, ठीक है। तो वो चीजें भी इधर से आ रही, तो भाई ये है सर। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे राइट टू एक्सेस अकाउंट्स क्यों नहीं लिखा होगा, क्योंकि इनमें नहीं है ना। देखो वो अकाउंट से भी एक नेक्स्ट स्टेप पे जा चुका है, मतलब उससे भी आगे गलबाती के मुख्तार है। वो कह रहा है कि भाईजान अकाउंट्स तो छोटी सी बात है सर, वो तो आपने देखनी ही देखनी है। वो कहता है कि आप अकाउंट्स जिस बेसिस पे बनते हैं वो भी देख सकते हैं। तो ये इम्प्लाइड मतलब आप यहां से निकाल लें कि पार्टनर जो अकाउंट्स देखने का भी हक रखता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रखने का भी हक रखता है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस बेस पे बनी है वो बुक्स देखने का भी हक रखता है। आगे कल समझ, हर पार्टनर। अच्छा, यहाँ पे हम ये जो चीजें डिस्कस कर रहे हैं, हर पार्टनर की बात हो रही है, हर एक पार्टनर। सब पार्टनर आपको पता है जो होना पड़ा वो पार्टनर होता ही नहीं है, वो तो किसी स्पेसिफिक पार्टनर ने अपना एक रिश्ता बनाया हुआ है किसी के साथ, वो नहीं होता। लेकिन बाकी के जो बंदे हैं सारे, चाहे वो आपका एक्चुअल ऑस्टेंसिबल पार्टनर है, चाहे डोरमेंट पार्टनर है, चाहे साइलेंट पार्टनर है, चाहे नॉमिनल पार्टनर है, ईच एंड एवरी पार्टनर, ठीक है, उसका भाई हक बनता है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख सकते हैं। ओके, अच्छा, इसके साथ एक चीज लिख लें, वैसे वो आगे जाके काम आएगी आपके। ये जो है ना, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू हैव एक्सेस एंड टू इंस्पेक्ट एंड कॉपी एनी ऑफ द बुक्स ऑफ द फर्म। भाई वो कोई बुक्स देख सकता है, कॉपी कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ एक लाइन लिख लें, माइनर साहब जो होते हैं, माइनर कैन इंस्पेक्ट अकाउंट्स ओनली, नथिंग एल्स। ये लिख लें यहाँ पे, माइनर कैन इंस्पेक्ट अकाउंट्स ओनली, नथिंग एल्स। माइनर आपको पता पार्टनर नहीं बन सकता, माइनर पार्टनर नहीं बन सकता। हाँ, माइनर को पार्टनरशिप के बेनिफिट्स में ऐड किया जा सकता है कि यार अगर तमाम पार्टनर्स एग्री करें, तो अगर कोई पार्टनर था उनका, उसने उसका कोई रिलेटिव था माइनर, या उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव था, तो उसने कहा कि यार मतलब उसके मरने के बाद उसका शेयर इस बंदे को चले जाए, प्रॉफिट वगैरह, इस हद तक होता है कि सिर्फ बेनिफिट्स में ऐड हो सकता है, पार्टनर नहीं बन सकता, ठीक है। तो क्योंकि वो पार्टनर है ही नहीं, तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं देख सकता, हाँ अकाउंट्स को देख सकता है, ठीक है। ये खैर आगे पढ़ लेंगे। अच्छा, एग्जांपल है, आफ्ताब बादल चांद स्टार्टेड अ बिजनेस ट्रेडिंग इन बल्ब। वही आ गया, फिर आफ्ताब साहब भाई सिर्फ मैनेज करते हैं। आगे क्या, चांद और नॉट, ओके। बादल एंड चांद अब क्योंकि एक्टिवली काम नहीं कर रहे, बट दे स्टिल हैव द राइट टू एक्सेस एंड इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म। सही है, आफ्ताब के पास तो है ही, मतलब वो तो एक्टिव है ना, तो उसने सारा को वैसे देख रहे होना। वो कहते हैं बादल और चांद के पास ही पूरा हक है, बेशक वो एक्टिवली काम नहीं कर रहे, दे आर द साइलेंट पार्टनर, बट स्टिल दे कैन हैव एन एक्सेस टू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म। ओके भाई, चलो जी नेक्स्ट आ गई, नेक्स्ट आ गई रेम्यूनरेशन। अच्छा, बीच में जो म्यूचुअल राइट्स वाले मतलब ऐसी हेडिंग आएगी, इसको फॉलो करें, नीचे पॉइंट बस देखें, रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन वाला पॉइंट जो था, ये हमने क्वालिफाइड ड्यूटीज के एंगल से देख ली थी ये चीज, ठीक है। उधर ही हमने कहा था कि साथ राइट भी लिख लें, मतलब है कि इसकी एक लाइन ड्यूटी है और एक लाइन राइट है। ड्यूटी ये है कि भाई किसी भी पार्टनर को रेम्यूनरेशन, सैलरी वगैरह नहीं दी जा सकती, पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है, ठीक है,
लेकिन अगर कोई पार्टनर ज्यादा काम कर रहा है तो भाई फिर उसको आप दे सकते हैं, उसका फिर हक बनता है। अगर तमाम पार्टनर्स एग्री करें तो उसको दिए जा सकते हैं, ठीक है। हमने कहा बेसिस के। अच्छा, नेक्स्ट आ रहे हैं शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। ये भाई राइट है आपका, ये जो था शेयर ऑफ राइट टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली पड़ेगा। इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी, अगर तो कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी नहीं है, मतलब इसके अगेंस्ट कुछ नहीं लिखा, या तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा कि भाई फलां बंदे का 50% है, फलां का 30%, फलां का 20%, फिर तो वही माना जाएगा। लेकिन अगर वो कहता है कॉन्ट्रैक्ट में अगर कुछ मेंशन नहीं है, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली अर्न्ड बाय द फर्म, भाई अगर कुछ भी आपने मेंशन नहीं किया होगा कि हाउ विल बी द प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, देन एवरी पार्टनर हैज एन इक्वल चांस, हैज एन इक्वल राइट टू शेयर द प्रॉफिट। सही है नहीं? तो भाई उसका हर बंदे का इक्वल राइट है प्रॉफिट का। ओके, अब उसने आएगा द पार्टनर्स आर बाउंड टू कंट्रीब्यूट टू द लॉसेस सस्टेन्ड बाय द फर्म, एन एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट्स मे इंप्लाई एन एग्रीमेंट टू शेयर लॉसेस आल्सो। हमने कल क्वालिफाइड ड्यूटी के अंदर भी पढ़ा था, उधर हमने बेसिकली यहां से ये बात निकाल के की थी कि भाई हर पार्टनर की ड्यूटी भी है, देखो उसका राइट है प्रॉफिट इक्वली शेयर करने का। अगर पार्टनरशिप एक्ट पार्टनरशिप डील खामोश है या अगर इम्प्लाइडली भी हुई है, अगर आपस में एग्री नहीं था तो फिर भाई उस इक्वली शेयर कर सकते हैं। अगर एग्री थी कोई फिगर तो उस हिसाब से करेंगे। लेकिन उसने साथ साथ कहा कि भाई अगर इसी तरह ये एग्री नहीं है कि कौन बंदा लॉसेस शेयर करेगा कौन बंदा नहीं करेगा, तो भाई ये भी इम्प्लाइड है कि जिस हिसाब से प्रॉफिट शेयर किए जा रहे हैं उसी हिसाब से लॉसेस भी शेयर किए जाएंगे। इसलिए हमने इसको क्वालिफाइड ड्यूटी में पढ़ा था। वो गल है कि नहीं समझ, देखो अगर तो पार्टनरशिप डीड में आप लोगों ने लिख लिया है या इम्प्लाइडली ओरली एग्री कर लिया है या फलां बंदा लॉस शेयर नहीं करेगा तो भाई नहीं करेगा, इट इज व्हाट इट इज। लेकिन अगर आप खामोश है वहां पे, आपने ऐसी कोई बात नहीं की, तो भाई साहब जिस तरह फिर आप प्रॉफिट शेयर कर रहे थे, चाहे इक्वली कर रहे थे, जैसे मर्जी कर रहे थे, उसी तरह आप लॉस भी शेयर करेंगे, ठीक है। इसको जरा आप आसान फार्मूले नीचे लिख दें, शेयर लॉसेस इन रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग। सही है। अगर कॉन्ट्रैक्ट खामोश है आपका और नहीं कुछ बात कर रहा, तो भाई फिर जिस तरह आप प्रॉफिट शेयर करते हैं उसी तरह लॉस भी शेयर करें। ओके है कि आपकी ड्यूटी कितनी बनती है। लगी समझ? एग्जांपल देख लें। Adil and Kashif started a partnership business by contributing 5 million, 7 million. Okay. However, they did not decide the profit sharing ratio. उन्होंने एक ने 5 million लगाया, एक ने 7 million लगाया, लेकिन उन्होंने कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्री नहीं की। तो उसका क्या मतलब है? कानून कहता है कि भाई जान फिर इक्वली शेयर करो, ठीक है। अच्छा, अगर आपने लॉस शेयरिंग भी नहीं एग्री की हुई तो फिर भी कानून कहता है कि भाई इक्वली प्रॉफिट शेयर करो, इक्वली लॉस भी शेयर कर लो। या अब मिसाल ले लो दूसरी एक, उन्होंने एग्री कर लिया कि भाई एक ने 5 मिलियन लगाया, एक ने 7 मिलियन लगाया। उन्होंने कहा यार एक बंदा जो है वो 60% प्रॉफिट रखेगा जिसने 7 मिलियन लगाया, 5 मिलियन वाला 40% रखेगा, मिसाल दे लो, ठीक है। तो लेकिन लॉस की उन्होंने कोई बात नहीं की हुई, ये भी नहीं लिखा कि यार फलां बंदा लॉस नहीं लेगा, किस तरह लेना है। तो भाईजान जिस तरह प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं उसी तरह लॉस वगैरह, दिस इज इम्प्लाइड बात है। ओके, दूसरी एग्जांपल देखें। Adil and Kashif are partners in a firm. The terms of agreement are that they will share profits in the ratio of 3:2. But there is no provision regarding sharing of loss. भाई रेशो की कोई लॉस शेयरिंग रेशो कोई बात नहीं है। तो भाई अगर नहीं है बात तो फिर हर पार्टनर की ड्यूटी है कि जिस तरह से प्रॉफिट शेयर किया जा रहा है उसी तरह लॉस भी शेयर किया जा रहा है, बिकॉज दिस इज इम्प्लाइड इन दैट एग्रीमेंट। ओके, नेक्स्ट आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसके साथ भी राइट लिख लें। अब ये ना थोड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट आने लगा है, इसको जरा समझ लें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा देखें, आपको पता है ना कि कैपिटल और एडवांस या लोन में फर्क होता है। कैपिटल क्या होता है? पार्टनरशिप्स के एंगल से अगर बात की जाए तो कैपिटल क्या होता है? कैपिटल से मुराद भाई वो पैसा है जो मालिकान, इस केस में पार्टनर्स लेकर आते हैं अपने घर से, ठीक है, उसको कैपिटल कहा जाता है। पैसा भी हो सकता है, इन काइंड भी हो सकता है, इन काइंड से मुराद क्या एसेट्स वगैरह चीजें हो सकती हैं। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि भाई जो आपने कभी ये सुना है कि कैपिटल इन्वेस्ट करने के ऊपर इंटरेस्ट मिला हो, सूद मिला हो? भाई सूद या इंटरेस्ट तो मिलता है लोन के ऊपर, कर्जे के ऊपर मिलता है। कैपिटल जो होता है वो तो बिजनेस का पार्ट हो जाता है, उसके ऊपर किस तरह का आपने इंटरेस्ट देना नहीं होता, आम तौर पे नहीं होता। लेकिन कानून ये कह रहा है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के भाईजान
अगर किसी पार्टनर ने कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया है और आप सब लोगों ने एग्री भी कर लिया, आपस में म्यूचुअली एग्री, सब लोगों का एग्री होना जरूरी है, ठीक है, कि यार जो बंदा ज्यादा कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, मतलब उसका वो बनता नहीं था, उसने एक्स्ट्रा कैपिटल इन्वेस्ट किया है, तो वो उसको फिर बेसिकली बतौर लोन ही दे रहा होता कैपिटल है। बात जरा गौर से समझनी है, मतलब है कि वो वापस नहीं लेता पैसे, वापस लेने हो तो फिर लोन या एडवांस कहलाएगा ना, ठीक है, वो दूसरे पॉइंट में इधर आ जाएगा। लेकिन वो कहता है कि उसने आपको एडिशनल ज्यादा पैसे दे दिए हैं, लेकिन वो कहता है भाई मुझे इसके ऊपर इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है। अगर ये बात एग्री हो गई, अब देखें ये वाली जो बात है ना लॉजिकली बहुत रेयर मिलती है, बहुत कम मिलती है। अगर किसी ने इंटरेस्ट लेना है ना तो वो भाई ये लोन के तौर पे देता है, ठीक है। ये वाली बात क्योंकि हजम नहीं होती, मतलब है कि एक रैशनल बात नहीं है ये कि आप पैसा कैपिटल के तौर पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर आमतौर पे इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए हजम नहीं होती, इसलिए कानून ने लाओ तो कर दिया है, लेकिन कानून कहता है भाई तब अगर सब लोग एग्री करेंगे। नीचे वाले तो बड़ी आराम से समझ आती है ना कि एडवांस से लोन आपने देना उसके ऊपर आप इंटरेस्ट ले सकते हैं, तो इसको पढ़ें। कहते हैं नो पार्टनर, पहले नंबर पर उससे स्टार्ट किया है, नो पार्टनर इज अलाउड टू रिसीव एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए जनरल रूल बिकॉज अ पार्टनर इज नॉट अ क्रेडिटर ऑफ द फर्म। ये तो उसने कहा जनरल रूल भाईजान क्या है, किसी भी पार्टनर को कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा कि भाई हाँ मैंने 5 लाख इन्वेस्ट किया है, मैंने 12 लाख किया, मैंने 10 लाख किया, चलो जी मैं इसके ऊपर इंटरेस्ट हो। भाई ये क्या तरीकाकार है, आप क्रेडिटर नहीं है, आप कर्जा नहीं दे रहे, आप मालिक हैं। मालिक जो होता है प्रॉफिट शेयर करता है, इंटरेस्ट कौन सा होता है उसका, और ये गल समझ, वो तो नहीं, आपको जनरल रूल तो नहीं मिलेगा। आगे बात आएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली व्हेन एग्रीड अमंग द पार्टनर। हाँ ये हो सकता है अलाउ, लेकिन सिर्फ तब अगर तमाम पार्टनर्स एग्री करेंगे भाई इसके ऊपर कि हाँ हम इंटरेस्ट दे दिया करेंगे कैपिटल के ऊपर भी, ठीक है। वेयर अ पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल सब्सक्राइब्ड इन्वेस्टमेंट बाय हिम, सच इंटरेस्ट विल बी पेएबल आउट ऑफ द प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय द फर्म। इसके साथ लिखना है नॉट फ्रॉम द लॉसेस, ठीक है, नॉट इफ लॉस, नॉट इफ लॉस। इसको थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। भाई वो ये कह रहे हैं कि सर कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलता, हमने कहीं पे भी देखा, क्योंकि पार्टनर्स क्रेडिटर थोड़ी है, कर्जदार थोड़ी है। देखो यहां पर वो लोन दे रहा है तो वो लेंडर है, पार्टनर मतलब वो क्रेडिटर भी बन गया, यहां पे वो कहते समझ आती है। अगर कैपिटल तो भाई पैसा इन्वेस्ट किया आपने, उस पर कौन सा होता है, लेकिन कहते चलो खैर दे देते हैं इसके ऊपर भी। अगर तमाम पार्टनर्स एग्री कर जाए तो वो कहते हैं इंटरेस्ट भी ले लो, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन वो कहता है वो जो इंटरेस्ट मिलेगा ना आपको, वो कब मिलेगा, अगर फर्म को प्रॉफिट होता है तो। बात समझने की कोशिश करिए। देखो आमतौर पे जो लोन वाला इंटरेस्ट होता है, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं, कहां पे आता है, प्रॉफिट के बाद आता है। प्रॉफिट निकालने के बाद इंटरेस्ट देते हैं आप, नहीं ऊपर आता है, मतलब आएगा आपका सेल्स आएगी, कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी आ गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वगैरह आ गए, फिर फाइनेंशियल चार्जेस या फाइनेंस चार्जेस या बैंक चार्जेस या इंटरेस्ट, सही है, वो वहां पर आता है। उसके बाद फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, फिर टैक्स आता है, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है, ऐसे ही है ना। इसका मतलब इंटरेस्ट ऊपर ही लेस करके फिर प्रॉफिट निकलता है। यहां पे वो कह रहा है नहीं ऐसे नहीं करना, यहाँ पे ये कह रहा है यार प्रॉफिट निकालो पहले, सारे खर्चे निकाल के, इनकम एक्सपेंसेस को नेट करके, एंड में जब प्रॉफिट निकल आएगा ना उसमें से देखो इंटरेस्ट दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा। अगर तो लॉस है वहां पर तो फिर आपने इंटरेस्ट नहीं देना। ये गल समझ, ये बड़ी सिंपल सी बात है। अच्छा अब ये है म्यूचुअल राइट्स के अंदर, तो इसलिए म्यूचुअल का मतलब है कि आप चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिख दो भाई देना ही नहीं है इंटरेस्ट, ठीक है, आप चाहो तो लिख दोगे देना है, अगर देना है तो भाई जान इस तरह देना है, ओके गल आ गई समझ। एग्जांपल है अदील एंड काशिफ स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस बाय कंट्रीब्यूटिंग 5 और 7 मिलियन। उन्होंने कहा कि 3:2 रेशियो से हम प्रॉफिट शेयर करेंगे। दे डिड नॉट डिसाइड एनीथिंग रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल। उन्होंने एग्री नहीं किया कि भाई कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट लेना है, तो भाई क्या वो बीच में एक बंदे ने कहा गया मुझे इंटरेस्ट तो ले सकता है, नहीं ले सकता। व्हाई, बिकॉज़ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि ऑल पार्टनर्स मस्ट एग्री, ठीक है, अगर वो ये करना चाहते हैं। ओके सर, चले नेक्स्ट पॉइंट के साथ राइट लिख लें, इंटरेस्ट ऑन एडवांस या लोन फ्रॉम पार्टनर। अब देखो यहां पे वो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा था, कैपिटल पार्टनर्स ओनर्स इन्वेस्ट करते हैं, यहां पे वो लोन दे रहा है,
दे पार्टनर ही रहा है, लेकिन उसकी पार्टनर की नेचर उस टाइम पे चेंज हो गई है। एक बंदा एक टाइम पे डिफरेंट चीजें भी हो सकता है ना, एक बंदा है वो शेयर होल्डर भी है, मिसाल तौर पर कंपनी की बात करें, मेंबर भी है, लेकिन साथ साथ डायरेक्टर भी है, तो अलाउड भाई, क्या मसला है इसमें, ठीक है। एक बंदा पार्टनर भी है लेकिन साथ कर्जा भी दे रहा है, लेंड भी कर रहा है आपको, लेंडर भी है, लोन भी दे रहा है, या एडवांस से मिला के ये भी लोन ही है, एडवांस दे रहा है आपको, तो अब एडवांस लोन के ऊपर तो इंटरेस्ट होता है आमतौर पर, ठीक है, तो इसको दे देते हैं। whether where a partner makes for the purpose of the business के लिए any payment or advance beyond the amount of capital he has agreed to subscribe, उसने भाई अपने कैपिटल से ज्यादा पैसे दे दिए, मिसाल तौर पर मतलब 5 लाख एग्री हुआ था, आपने 5 लाख रुपए कैपिटल इन्वेस्ट करना, उसने कंपनी फर्म को कुछ और खर्चे थे वो पे कर दिए 3 लाख की, और उसने कहा भाई ऊपर वाला 3 लाख है मैं कर्जे के तौर पे दे रहा हूँ, कैपिटल मेरा 5 लाख ही है, क्योंकि मुझे प्रॉफिट तो मिला है मेरे कैपिटल के हिसाब से, और ये बात समझ, वो तो 5 लाख है, लेकिन जो ऊपर 3 लाख में दे रहा हूँ, ये 8 लाख रुपए जो मैंने टोटल दिया है, 3 लाख एडिशनल क्या है मेरा, लोन है या एडवांस है। अच्छा, वो कहते हैं कि अगर कोई बंदा इस तरह करता है, ही इज इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन इट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम और एज एग्रीड अपॉन, ठीक है जी, बहुत ज्यादा समझे, पहले पिछले क्वार्टर में लेके जा रहा हूँ तुम्हारा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में उसने कहा कि भैया कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कोई नहीं होता, हाँ हो सकता है कि तमाम पार्टी एग्री करेंगे कि इस पे इंटरेस्ट होना चाहिए, वो फिर जो भी इंटरेस्ट एग्री किया होगा मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, इधर वो क्या कह रहा है, वो कहता है कि लोन के ऊपर इंटरेस्ट होता ही होता है, इसमें मुझे कोई मसला नहीं है, एग्री करने की जरूरत नहीं है कि इंटरेस्ट होना चाहिए कि नहीं, ये एग्री कर लो कि इंटरेस्ट होना कितना चाहिए, गल आ रही समझ। इधर वो क्या कह रहा है कि भाई ये एग्री करो पहले तो कि क्या कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना भी है या नहीं देना। इधर वो कहता है कि ये एग्री करने की नीड नहीं है कि लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना है नहीं देना, मुझे समझ आती है कि वो देना होता है, ठीक है, वो कहता है इतना कि मैं समझदार हूं, लेकिन ये जरूर एग्री कर लो कि कितने परसेंट देना है। अगर आप एग्री नहीं करेंगे तो फिर मैं जो आपको परसेंटेज बता रहा हूं आपको उसके हिसाब से देना पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। वो परसेंटेज क्या है, 6% पर एनम। पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं इन्फ्लेशन के, पाकिस्तान में इंटरेस्ट, अगर आप बैंक से कर्जा लेने जाओ ना, एक तगड़ा बंदा है, मतलब जो कर्जा वापस भी कर देता है, मतलब उसकी क्रेडिट वर्दीनेस बड़ी अच्छी है, ठीक है। ये I2B के अंदर हम लोगों ने बड़ी चीजें डिस्कस की हुई है, चैप्टर 4 था मेरे ख्याल में, हाँ, कि क्रेडिट वर्दीनेस जो होती है उसकी बेस पर अगर लेंडर को लगे कि ये बंदा मेरा पैसा वापस कर सकता है, इसलिए वो कम इंटरेस्ट में जाहिर है, उसका रिस्क कम है, रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम है, रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर अभी मिनिमम भी कोई 25% 27% मिनिमम है, और ये बहुत तगड़े बंदों के लिए, क्योंकि पॉलिसी रेट ही बड़ा ज्यादा है माशाल्लाह। अच्छा, तो 6% तो हमारे साथ तो अजीब सी चीज ये बहुत ही कम है, से अच्छा 2 ही ना, गुनाह बेलज्जत है ना, तो गुनाह भी करना और मसा भी कोई नहीं आ रहा, ठीक है, तो फायदा क्या है, तो इसको इग्नोर करें, ठीक। वैसे ही इंटरेस्ट को इग्नोर करें, लेकिन ऑब्वियसली अब बिजनेस में चल रही है चीजें तो पढ़ना तो पड़ेगा ताकि हम इसको अवॉइड कर सकें। तो भाईजान वो ही कह रहा है कि आप लोन पे इंटरेस्ट दे सकते हो, एडवांस पे या एडिशनल अमाउंट जो आपने कैपिटल से ऊपर लगाई उसमें इंटरेस्ट दे सकते हो, लेकिन सर वो इंटरेस्ट या तो एग्री कर लें कितने परसेंट है, नहीं एग्री करेंगे तो 6% है, सिंपल। यहां पे फर्क क्या था कैपिटल में, उसने कहा कि भाई इंटरेस्ट दे ही नहीं सकते, हाँ, लेकिन अगर एग्री कर लें तो इंटरेस्ट दे रहे हैं जितना दिल करता दे दें, उसमें परसेंटेज उसमें कोई नहीं। ओके भाईजान, चलें जी। Adil and Kashif started a partnership business by contributing 5 or 7 million, and Adil also advanced rupees 1 million to the firm as loans, ने 1 million का लोन भी दे दिया। They did not decide anything regarding interest on this loan, उसने भाई कोई लोन की बात नहीं की हुई कितने परसेंट है, तो भाई यार लोन के ऊपर इंटरेस्ट तो है, ये तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। इधर ये कंफ्यूजन थी कैपिटल में इंटरेस्ट लेना भी है या नहीं लेना, इधर कंफ्यूजन नहीं है, लोन के ऊपर इंटरेस्ट तो है, परसेंट कितना है, जब एग्री नहीं किया कोई रेट तो फिर कितने परसेंट है, 6% है सर। ओके जी, चलिए नेक्स्ट आ गया, राइट टू बी इंडेमनिफाइड और कंपनसेटेड। भाई एक पार्टनर है वो फर्म के लिए ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, आम जो बिजनेस के मामला है वो करते हुए अगर किसी भी तरह की उसने पेमेंट कर दिया फर्म के बिहाफ पे, या खर्चा कर दिया, या कोई लाइबिलिटी इनकर हो गई है, या आप समझ लें कि केस हो चुका है उसके ऊपर, लेकिन फर्म की वजह से हुआ है कि वो उसका पार्टनर है, तो भाई वो उसके जो भी खर्चा शर्चा वो फर्म से निकलवा सकता है, उसका हक बनता है, राइट टू बी कंपनसेटेड, ठीक है।
तो वो कहते हैं कि कोई भी प्रॉपर कंडक्ट ऑफ बिजनेस करते हुए किसी तरह का पेमेंट शेमेंट खर्चा आ गया, या इन केस ऑफ इमरजेंसी, हमने पढ़ा था ना कि आपकी ड्यूटी है, हमने इधर वो पढ़ी थी ड्यूटी, एब्सोल्यूट ड्यूटीज के अंदर, कि एक पार्टनर की एब्सोल्यूट ड्यूटी है कि उसने इमरजेंसी में एक्ट करना है इसी तरह जिस तरह वो अपनी चीजों के लिए करता है। तो भाई उसको कोई तहफ्फुज़ भी तो प्रोवाइड करो ना, सही है, उसको सिक्योर भी तो करो बंदे को, कोई इमरजेंसी में कर तो दे, एक बार में आपको तुम्हें किसने कहा था एक्ट करो, ये ठीक है। इसलिए उसने कहा कि अगर वो एक्ट कोई करता है और उसका कोई नुकसान होता है फाइनेंशियली वगैरह, तो आप बाकी फर्म जो है उसको भरेगी, ठीक है। चलो अच्छा, नीचे अब इधर लिखा नहीं हुआ तो इसलिए आप खुद लिख लें यहां पर, राइट टू रिटायर अनलेस पार्टनरशिप, अनलेस पर्टिकुलर पार्टनर, ये जो चीज है मतलब इस बुक में फिलहाल इस वक्त नहीं है, तो आप ये लिख सकते हैं राइट टू रिटायर अनलेस पर्टिकुलर पार्टनरशिप, ये आप इधर भी मेंशन कर लें। फिर आ गया जी आपका राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, आउटगोइंग पार्टनर का भी जो हक है, ठीक है, वो चीज आपकी ये आगे जाके आ जाएगी, वैसे तो देख लेंगे। ठीक है, एक सेकंड जरा मुझे दें। ठीक है, अच्छा जी, राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर ने यहाँ पे आप लिख लें, मैं आपको लिखवा देता हूँ, वो लिखें आप, जो पार्टनर जा रहा है या जो पार्टनर डेथ होगी वो भी आउटगोइंग है ना, एक तो है खुद जा रहा है तो भाई उसका हक बनता है कि ये आप अपने आसान अल्फाज में लिख लीजिएगा, उसका ये हक बनता है कि उस वक्त उसका हिसाब किताब करके उसको भेजा जाए। अब पता है जाने वाला जो है उसने नोटिस देना है, अगर तो पार्टनरशिप एट विल है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप में तो वैसे जा नहीं सकता, अगर वो छोड़ के जाएगा उसको कुछ नहीं मिलने वाला भाई, क्योंकि उसने वादा किया था एक वेंचर के लिए या एक टाइम पीरियड के लिए मैं आपके साथ लाजमी पार्टनर हूँ, ठीक है। तो ये जो है ना राइट टू रिटायर अनलेस पर्टिकुलर पार्टनरशिप, ये बहुत बड़ी अहम है। अच्छा, अब लेकिन लेट्स से एट विल थी और बंदा छोड़ के जा रहा है, अब उसका राइट बनता है कि आप उसका हिसाब किताब करो, उसका जो पैसा बनता था, उसका जो कैपिटल बनता था वो आप उसको दो। अब पता है कि फर्म जो होती है वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, वो पार्टनर इकट्ठे ही काम कर रहे होते हैं। इसका मतलब फर्म के अंदर अगर किसी पार्टनर का पैसा लगा हुआ है, पार्टनर का उसमें प्रॉफिट वगैरह ऐड हो रहा है, तो भाई उसका पैसा है, फर्म का पैसा नहीं है, वो जाते हुए लेके जा सकते हैं अपना पैसा, ठीक है। अब आप बाकी पार्टनर ने कहा यार है तुम्हारा, लेकिन अभी पड़े नहीं हुए हमारे पास पैसे, या तो अगर पड़े हुए हैं तो उसी को उसको दो, अल्लाह हाफिज जी, चलो खत्म हो गई बात, या अगर मर गया तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को फौरन दो और खत्म बात। दूसरी चीज है कि अगर फौरन पैसे नहीं है तो कानून फिर आपको दो ऑप्शंस देता है। कानून कहता है कि भाई या तो उस पैसे को एज कैपिटल ट्रीट कर लो, मतलब वो जा तो चुका है लेकिन यही समझो कि वो बंदे का पैसा अभी भी आपके पास बाउंड है, ठीक है, जब तक आप वापस नहीं करते। बात आ रही है समझ नहीं, जरा गौर से सुन लें। पैसा इन्वेस्ट था, बंदा मर गया, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ गए, उनको भाई जो भी उसका हिस्सा बनता दे दो, या बंदा जिंदा है लेकिन छोड़ के जा रहा है तो भाई उसको जो हिस्सा बनता दे दो। ये तो आइडियल सिचुएशन है ना, अगर जाते हुए फौरन पकड़ा दे पैसे। लेकिन अगर फर्म कहती है, बाकी पार्टनर कहते हैं अभी नहीं है हमारे पास, तो जरा हमारे साथ अकोमोडेट करे, तो भाई फिर कानून कहता है कि दो ऑप्शन है आपके पास, तो टोटल तीन हो गए। तो पहला तो है ना आइडियल सिचुएशन फौरन दो, बाकी दो ऑप्शंस क्या है कि भाई जो उसका पैसा पड़ा हुआ था या तो उसको बतौर कैपिटल ट्रीट करो, कैपिटल से मिला के वो पार्टनर नहीं है आपका, लेकिन ऐसे ही समझे वो पार्टनर है, उसके ऊपर लायबिलिटी कोई नहीं आ सकती है, मैं बता रहा हूँ, सही, किसी तरह का उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है फर्म के साथ, उसने नोटिस दिया हुआ है, वो निकल चुका हुआ है, किसी तरह की कोई लायबिलिटी उसकी नहीं है। हाँ, उसका पैसा आपके पास पड़ा हुआ, जब तक आप पैसा वापस नहीं करेंगे तो भाई जिस तरह पहले उसको प्रॉफिट का शेयर मिल रहा था उस तरह मिलता रहेगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है भाई कि आप उसके पैसे को लोन समझ लें, क्या समझ लें
लोन समय जब तक सारा पैसा वापस नहीं होता उसको एग्रीड रेट, या अगर एग्री नहीं है तो 6% रेट, ऐसे मौके वाकई एग्री बंद कर लेता है ना कि यार नहीं इतना दो, तो वो कहता है कि फिर या तो उसको लोन ट्रीट कर लो, ठीक है, या फिर क्या है उसको आप कैपिटल ट्रीट कर लो। तो यहां पे अगर हम ये मेंशन कर ही लें तो भाई 3 तरह की सिचुएशन आपकी बन सकती है। पहली क्या है, पे कैपिटल इमीडिएटली, बात समझ रहे हैं, फौरन ही उसको या तो पैसे देके फारिग करो उसको या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, या दूसरा ऑप्शन अगर ये नहीं है तो फिर ये 2 ऑप्शन आपके पास नीचे वाले आते हैं, ठीक है। वो ऑप्शन भाई क्या है, ट्रीट द अमाउंट जो उसके पैसे थे एज कैपिटल, और पार्टनर रहा नहीं है लेकिन उसको कैपिटल के तौर पे ट्रीट करें, एंड शेयर प्रॉफिट, जो प्रॉफिट आता है उसको देते रहे, अनलेस जब तक कि आप कैपिटल सारा वापस नहीं करते, सारा वापस करने तो कहानी खत्म है। फिर आया था ट्रीट द अमाउंट एज लोन एंड पे इंटरेस्ट ऑन इट अनलेस के वो वापस, ये इसलिए कानून ने 2 चीजें कर दी है, वरना तो पैसे खा देंगे, वो कहेंगे कल ले ली कल ले ली कल ले ली, कल तो कभी नहीं आती, ठीक है। वो कहता है ना एक वो कि पैसे में गया है गरीब बंदा किससे, कहता है यार मेरे 2 दिन तक टपा दे, ठीक है, मुझे 10 लाख रुपए दे, मेरे 2 दिन टपा दे, 2 दिन मेरे को सुनवा दे, 2 दिन बाद मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। उसने कहा कल आके ले ली, और अगले दिन क्या कहते हैं 10 लाख रुपए लेना था, कहता यार मैं बिजी, शाम को आके ले ली, शाम को क्या कहते हैं कल आके ले ली, कल गया फिर वो कहता शाम को आके ले ली, वो फिर तीसरे दिन क्या कहते हैं तुझसे 10 लाख मांगे थे, कहता तेरा असल काम से 2 दिन टपान था, उसमें मेरे टपा रहे थे, तो जो तुमने अब 2 दिन बाद मुझे तो देने थे तुम अपने पास रख लो, ठीक है। तो अगर तो इस तरह की कहानी डालना चाह रहे हो बंदा, तो ये कानून ने मना कर दिया। कानून कहता है भाई या तो उसे फौरन दो, अगर फौरन नहीं दे सकते तो उसके पैसे को फिर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव या पार्टनर जो है उसके पास ऑप्शन है, इन दोनों में से वो क्या करना चाहता है, ठीक है। ये ऑप्शन दोनों किसके पास है, उस आउटगोइंग पार्टनर या लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास। ये छोटी छोटी बातें लिख लेंगे, गलत कर लेंगे वरना, ठीक है। इतना आपके दिमाग नहीं है माशाल्लाह कि उसके अंदर वो साफ चीजें इतनी ज्यादा रह सके। तो भाई इसमें से ऑप्शन जो है वो और एक लिया जा सकता है, ओके सर, चलेंगे। अच्छा ये हमने वैसे इधर लिख लिया। फिर एक हमारा लास्ट है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स आफ्टर अ चेंज इन फर्म। बाकी तो ऊपर वाली ड्यूटीज थी ना, क्यूडी हमने सारी पढ़ ली है। लास्ट पे जो राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स आफ्टर अ चेंज इन फर्म, अगर फर्म में कोई चेंज आया था इस तरह का तो फिर क्या राइट्स हैं, वो कहता है सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर, डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट में क्या है। द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर रिमेन द सेम, वो सेम ही रहेगी एज दे वर इमीडिएटली बिफोर द चेंज इन फॉलोइंग सिचुएशन। अच्छा अगर वो कहते हैं कि भाईजान अगर तो पार्टनरशिप में कॉन्ट्रैक्ट में कोई चेंज नहीं आई, अगर तो कोई कॉन्ट्रैक्ट में चेंज नहीं आई तो फिर इन तीनों सिचुएशंस में जो ये चेंज होने से पहले जिस तरह की टर्म्स थी ना उसी तरह की टर्म्स बाद में भी समझी जाएंगी। मिसाल सुनिए, कॉन्स्टिट्यूशन इधर आ रहे हैं, वेयर चेंज अकर्स इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, मिसाल तौर पे पार्टनर ऐड कर दिया, रिटायर हो गया। देखें पहले 5 पार्टनर थे, आपने लेट्स से एग्री किया था 20% ईच, या आप कहेंगे इक्वली हम शेयर करेंगे, ठीक है। क्या शेयरिंग थी, इक्वल शेयरिंग थी। एक पार्टनर छोड़ के चला गया, बाकी रह गए 4, आप लोगों ने रिवाइज नहीं किया कि हम किस तरह शेयर करेंगे, तो भाई जिस तरह पहले कर रहे थे इक्वल वैसे ही अब करेंगे। पहले 20% ईच था, 5 बंदे थे, आप 25% ईच हो गए। वो ये गल समझे नहीं, ठीक है। इसका मतलब है कि आपने जब चेंज कुछ नहीं लाए, आप इम्प्लाइडली और एक्सप्रेसली आपने कुछ भी नहीं चेंज किया, तो भाई जो सिचुएशन आपकी इस चेंज से पहले थी वही वाली आगे भी कैरी होगी। लॉजिकल सी बात है ना, जब एक चेंज की ही नहीं, आपने डिस्कस ही नहीं की, तो कि इस तरह से प्रॉफिट लॉस वगैरह रेशो चेंज होगी तो भाई फिर उसी तरह चलती है। वो कहते हैं कि इसलिए आपके राइट्स एंड ड्यूटीज जो पहले थे ना वैसे ही बाद में भी रहेंगे। इस तरह दूसरा नंबर पे वेयर फर्म कंसीडर फॉर अ फिक्स्ड टर्म कंटिन्यूज टू कैरी ऑन बिजनेस आफ्टर एक्सपायरी ऑफ दैट टर्म। फिक्स्ड टर्म के लिए पर्टिकुलर पार्टनरशिप बनी थी, लेकिन आप अभी भी उसको कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, लेकिन आपने दोबारा से रिवाइज नहीं किया आपके टर्म्स। अगर तो कर ली है तो वो वाले चलेंगे, ठीक है, जो भी एग्री किया है। अगर नहीं किया तो सर जो पहले चल रहा था वही अब भी आगे कंटिन्यू होता रहेगा। और लास्ट पे क्या है, वेयर फर्म कंसिडर टू कैरी आउट वन और मोर एडवेंचर्स और अंडरटेकिंग्स कैरीज आउट एडिशनल एडवेंचर्स और अंडरटेकिंग। कोई खास प्रोजेक्ट, कोई खास आपका एडवेंचर या अंडरटेकिंग बिजनेस वगैरह करने के लिए आपने स्टार्ट किया था, लेकिन आप बाद में कोई और ऐड कर लेते हैं, लेकिन आप आपस में एग्री नहीं करते क्या नए वाले के ऊपर किस तरह के राइट्स एंड ड्यूटीज होंगे, तो भाई जो पहले थी वही वाली चलती रहेंगी। सही है, सिंपल सी बात है। एग्जांपल देखिए,
आजम बाबर यासिन जाहिदा पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। जाहिद रिटायर, जाहिद हो गया रिटायर, पीछे 3 रह गए, इक्वली शेयर कर रहे थे। तो 4 को अगर 25% ईच करेंगे, अब 3 है तो 33.33% ईच करेंगे। सिंपल करना इक्वली है, ठीक है। और लॉसेस वगैरह भी इक्वली वो करते रहेंगे जो पहले भी हो रहा था। ओके भाईजान, चलें जी, ये आपका हो गया इसका। ऐसे हाँ, इसका क्वेश्चन भी आए साथ ही देख लो, इंतहाई या कल देखें, काफी टाइम हो गया। मिलते हैं कल इंशाल्लाह। टेक केयर।